बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 11 जून का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी मौजूद हैं एबीएन न्यूज़ के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं। मेरे सामने इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज की कॉज लिस्ट, यानी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन से मुकदमात की समाअत होनी, और इसमें एक पटिशन मौजूद है जो हल्का NA 46 इस्लामाबाद का हल्का है, वहाँ से आमिर मसूद मुगल साहब की इलेक्शन पटिशन है अंजुम अकील ख़ान के ख़िलाफ़ कि ये धांधली करके जीते हैं। इनके पास फॉर्म 45 जो मौजूद हैं वो टेम्पर किए गए हैं और इनको हल्का फॉर्म 47 पर ज़बरदस्ती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितवाया गया है। सब लोगों को इंतज़ार था कि आज, कल और परसों 3 दिन तवातर के साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में समाअत होगी और इस्लामाबाद के लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है वो खुलकर सामने आएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम दुरुस्त है या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो वाकई यहाँ से विनर थी। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में सूरत हाल बड़ी तब्दील हो गई और आजकल हम पाकिस्तान में नई मिसालें कायम होते देख रहे हैं, नए प्रेसिडेंट्स सेट होते हुए देख रहे हैं कि कानून की नई तशरीह सामने आती है, आइन की कभी जो है वो आइन को रोंद दिया जाता है, मसल दिया जाता है और कभी उसकी अपनी अपनी तशरीह की जाती है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फ़ैसला आया है वो कोई गैर मुतवक्के फ़ैसला नहीं है। हमने उसके हवाले से बात की थी कि हल्का NA 46, 47 और 48 तीनों जगह से मुस्लिम लीग नवाज़ के कैंडिडेट्स को विनर डिक्लेयर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इस हवाले से जो पटिशन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरीके से चल रही हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद यानी कि तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में जिस डायरेक्शन पर वो जा रही हैं, तो ये तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके साथ हाथ हो जाएगा। ये तीनों सीटें उनसे हाथ धोना पड़ेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ को। तो वो पहुँच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनसे इस्तदा की। अब जाहिर है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब का जो दर है वो खटखटाया था मुस्लिम लीग नून ने, तो तवक्को यही थी कि उनको वहाँ से बड़ा रिलीफ मिलेगा, उनको बड़ा आसरा मिल जाएगा। लेकिन एक तो फ़ैसला आया जिस तरीके से आया, जो जस्टिस जहांगीरी के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स और उनका फ़ैसला साबित करता है। और फिर एक अजीबोगरीब कार्रवाई है कि 7 तारीख़ का कहा है कि 7 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नया ट्रिब्यूनल भी अनाउंस कर चुका है। जस्टिस शकूर पराचा जिसको ये सरबराही करेंगे और वो इस्लामाबाद के हलकों को देखेगा। तो क्या ऐसा मुमकिन है? और जो जस्टिस शकूर हैं ये हैं कौन? इनके हवाले से एक 2009 की ख़बर मेरे सामने मौजूद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इनका बैकग्राउंड या इन्होंने जो रिज़ाइन किया था या इनको करना पड़ गया था 2009 में, उसकी वजूहात क्या थी, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात थे और अब ये कार्रवाई कैसे चलेगी। और दूसरा एक अबहाम मौजूद है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स भी हैं, वो इस बात पर शशदर हैं, हैरान हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला आ गया और ट्रिब्यूनल ख़त्म हो गया है तो आज फिर कॉज लिस्ट में ये कैसे मौजूद है, आज मुमकिन तौर पर क्या कार्रवाई होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आगाज़ करते हैं। इब्राहिम, मुझे ये बताएँ, आपने जो पटिशन दायर हुई थी, उसके बाद ट्रिब्यूनल की कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये जून के पहले 4-5 दिन में पता चल गया था कि तो बहुत जल्दी नून लीग से सीटें छिनने वाली हैं। तो फिर जब नून लीग के कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, फिर आपने वो प्रोसीडिंग्स भी कवर की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी दरख्वास्त पर हुई कि हमारी जान छुड़वा दें तारिक महमूद जहांगीरी से। अब एक तो ये बताएं चीदा तीनों हलकों के हवाले से फ़ैसला क्या आया? बहुत बहुत शुक्रिया ईसा भाई। देखें, फ़ैसला बुनियादी तौर पे ये आया है कि जो दरख्वास्त थी तीनों उम्मीदवारों की कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील कर दिया जाए, वो मंजूर कर दी गई। दूसरा फ़ैसला या दूसरी आप क्रक्स उसकी अगर आप बात करें वो ये था कि एतराज़ था कि जज जो हैं वो तअस्सुब का शिकार हैं, वो बाइस्ड हैं। तो जो उसके अंदर जो फ़ैसले के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर मैं आपको पैरा जो है वो डॉक्टर फजल चौधरी साहब की जो फ़ैसला आया उनकी दरख्वास्त के ऊपर उसका पैरा 26, 27 और 28 अगर आप पढ़ें, उसके अंदर ये चीज़ रखी हुई है, जब किसी ट्रिब्यूनल को किसी इलेक्शन के हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की जाती है या कोई मामला ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस ट्रिब्यूनल की ज़िम्मेदारी होती है कि वो कोई ऐसे काम करने से गुरेज करे जिसमें जो फरीक है उनके दिमाग के अंदर या उनके जो है वो दिल या दिमाग के अंदर जो है वो तो मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें या इस तरह की चीज़ पैदा हो जिससे वो फील करे कि वो जज उसके ख़िलाफ़ है या जज उसका इंसाफ नहीं दे सकता। यहाँ से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्शन कमीशन ने ये इस्तदा या ये इतराज़ भी मंजूर कर लिया है इन तीनों उम्मीदवारों का कि जज जो हैं वो 22 से वहाँ से इनको इंसाफ नहीं मिलना था, जिसकी वजह से इस मामले को उठा के उन्होंने दोबारा दूसरे ट्रिब्यूनल को भेज दिया। अब तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर आर्टिकल 10A के बारे में लिखा गया है कि हर शख्स का आइनी हक़ है कि उसको फेयर ट्रायल का
हक दिया जा सके, ये चीज़ वहाँ पे उसके अंदर मौजूद है। अब अगर हम इस बात को देखें, फेयर ट्रायल क्या होता है? स्पीडी ट्रायल को ही फेयर ट्रायल कहा जाता है, जहाँ आपको एतराज़ पहला था ही नून लीग का ये कि ये स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं, ये जल्दी जल्दी पहली समात पे इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 लेकर आ जाएं, इलेक्शन का रिकॉर्ड लेकर आ जाएं। तमाम जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, इलेक्शन लड़ रहे थे इन तीनों हलकों से, उनको फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और रिटर्निंग अफसरान को कहा गया कि आप ज़रा हाज़िर हो जाएं ना, और फिर उनसे बयान हलफी भी मांगे गए कि एफिडेविट्स दें, और फिर उन्होंने कहा कि मैं ओथ लूँगा आपसे और कुरान पे हल्फ उठवाएंगे, और अगर आपका एफिडेविट गलत साबित हुआ तो यहीं से जेल भेजेंगे। बिल्कुल, यही जेल पे। और दूसरी एक और चीज़ बात, जो फैसले के अंदर सहारा लिया गया है आर्टिकल सेक्शन जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का 141, वो आपको भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। वहाँ के अंदर जज की या इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का या नया ट्रिब्यूनल बनाने का जिक्र मौजूद नहीं है। वो ये बुनियादी तौर पे अगर हम इस बात को देखें कि उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल की दरख्वास्त ये थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील किया जाए। इस्लामाबाद के अंदर ट्रिब्यूनल था एक, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको डी नोटिफाई होना था। अगर आप 141 के ऊपर बात भी करते हैं कि वहाँ पे जो सेक्शन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि जिस वक्त नया ट्रिब्यूनल बनेगा वो इस वजह से बनेगा ताकि स्पीडी ट्रायल हो, इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जो इक़दाम किए इस पूरे फैसले को लेके, इन पूरे 3 दरखास्तों के ऊपर जो समातें हुई हैं, वहाँ कहीं भी ये नहीं नज़र आ रहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहीं स्लो हुए, कोई इन्होंने प्रोसीडिंग जो है वो इस तरह की गलत इनिशिएट की जिससे ये तासर पैदा किया जा सके शायद स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा, ये सुस्त रवि का शिकार है। अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, इलेक्शन कमीशन के तजादात जो हम माजी में देखते आ रहे हैं, पहले इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने जिस वक्त कहा जी कि सदर का इख्तियार नहीं है इलेक्शन की डेट देना, वो मेरा इख्तियार है। हमारी मैंने ज़ाती तौर पे जिस वक्त सदर साहब ने जो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस वक्त अहकाम जारी किए कि सदर को और इलेक्शन कमीशन को अटॉर्नी जनरल के थ्रू कि आप तारीख दें, मुशावरत दोनों की ज़रूरी है। मैंने उसी दिन हमारी मुलाकात हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, प्रेस रूम के अंदर हम बैठे हुए थे। मैंने ज़ाती हैसियत से उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर आपने कहा था कि सदर का इख्तियार नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट है तो क्या सदर का इख्तियार है? उन्होंने कहा कि जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने रिप्लाई किया ये तो मैंने कहा ही नहीं है। फिर मैंने उसी वक्त अपना जो उनका ख़त लिखा गया था, जवाबी ख़त आपको याद होगा, लेकिन लिखा गया था, मैंने ख़त निकाल के ट्वीट किया, मैंने ये साथ ये बात लिखी कि यहाँ सदर आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये बात बोली है। और दूसरा मैंने एक और दिलचस्प चीज़ बताऊँ, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 जजेस मजीद भेजे कि इनको नोटिफाई करें इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने। 2 जजेस इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमें 20 जजेस हैं, हम उसमें से इलेक्ट करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल। इस्लामाबाद के अंदर 3 हल्के थे, 1 ट्रिब्यूनल था। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जज भेजा गया जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफाई किया गया? वहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्यों एतराज़ किया कि आपने एक जज क्यों भेजा, 2 भेजें जिसमें से हमने एक सेलेक्ट करना है, या 3 भेज दें या 5 जितने भी भेज दें, एक से हमने सेलेक्ट करना है। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे भी जो है वो अपने आप को साइड लाइन किया। और दूसरी चीज़ जो आज की अगर हम फैसलों की बात करें, यहाँ पे जो तीनों फैसले लिखे आए हैं, इन तीनों के अंदर ये जिक्र किया गया है कि ये जो तीनों दरखास्तें इलेक्शन पिटिशन दायर की गई हैं उम्मीदवारों की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर, वो ताख़ीर का शिकार हैं। कोई 15 दिन लेट है, 15 दिन लेट हैं, और बाकी 16 दिन जो है लेट हैं। अगर आप देखें जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो जिस वक्त इलेक्शन ख़त्म होते हैं उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल का अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के जिस जो फैसले किए जाते हैं या उसके अंदर जो एतराज़ात आते हैं किसी भी उम्मीदवार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फैसला करता है, वो फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज होता है। इलेक्शन कमीशन से शोएब शहीन साहब ने, अली बुखारी साहब ने और साथ जो आमिर मुगल साहब ने, इन्होंने दस्तावेज़ात मांगी कि सर्टिफाइड कापियाँ जो हमें आप दे दें, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन के ने जो या उम्मीदवारों ने जो चीज़ें चैलेंज करनी होती हैं हाई कोर्ट के अंदर, वो दस्तावेज़ात के साथ देनी होती हैं कि ये चीज़ें हम चाहते हैं, ये चीज़ें हमारे पास दुरुस्त हैं, दूसरे पार्टी के पास दुरुस्त नहीं है। बयान हल्फी के साथ असल में मामला गड़बड़ यहाँ पे हुआ कि तीनों उम्मीदवारों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों उम्मीदवारों ने जो पहली दरख्वास्त दी उसके साथ बयान हल्फी पहले से लगा दिया कि हम इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमारे फॉर्म बिल्कुल दुरुस्त हैं। उस वजह से अली बुखारी साहब ने ये बात अदालत में की कि हमने तो बिल्कुल दे दिए थे फॉर्म बयान हल्फी के साथ, जिसके ऊपर अदालत ने कहा अगर आपने दिए फिर हम इनसे भी मांगेंगे। जिस वक्त उन्होंने मांगे सारे भाग गए। अब जो दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताऊँ, अली बुखारी की दरख्वास्त के अंदर जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें ये लिखा है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन पार्टी ही नहीं था, लिहाजा हम यहाँ पे ना जवाब दे सकते हैं, ना जो है वो हमारे ऊपर बयान हल्फी की बात की जा सकती है।
शोएब शाहीन साहब और आमिर मुगल साहब की दरख्वास्त के अंदर इलेक्शन कमीशन पार्टी है। उन दोनों फैसलों के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब नहीं दिया कि अगर इलेक्शन कमीशन पार्टी है तो इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डी नोटिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। और तीसरी बात जो बड़ी अहम आपने की कि उस साथ इलेक्शन कमीशन ने तीनों फैसलों के आखिर में जाके लिखा कि डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने 7 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, नया ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिया गया है और जो पुराने ट्रिब्यूनल है उसको ये बता दिया गया है कि आप जितना भी डेटा है, दस्तावेज़ात हैं, वो हमें वापस कर दी जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो काज लिस्ट है वो आपने भी देखी, मैंने भी देखी, वहाँ से उसको डी लिस्ट नहीं किया गया उस केस को। अच्छा, अब इसमें हैरानकुन बात यह है कि मेरी साकिब बशीर से भी बात हुई, चंद दीगर दोस्त हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब पॉसिबिलिटी ये है कि या तो सुबह के वक्त जो है वो कॉज लिस्ट तब्दील हो जाएगी और बेंच बैठेगा ही नहीं, मौजूद ही नहीं होंगे, बुलाया ही नहीं जाएगा, या फिर एक नई सिचुएशन होगी कि जहांगीरी साहब अदालत में मौजूद होंगे, ट्रिब्यूनल जो है उसकी समाअत का आगाज़ होगा और वकील पेश होंगे इलेक्शन कमीशन के और वो जाकर कहेंगे कि जहांगीरी साहब आपकी टाटा बाय बाय हो चुकी है और ये हमने। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम पहलू ये है कि शोएब शाहीन साहब मेरे पास शो में मौजूद थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में केस किया है 3 हलकों पे, उसमें मुल्ज़िमान में शामिल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पार्टी है। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने मिली भगत करके इस मुस्लिम लीग नून के साथ इन 3 हलकों से फॉर्म 47 पर उन लोगों को जितवा दिया जिनको ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। और वही मुल्ज़िम जो है वो ये फ़ैसला कर रहा है कि ये जज जो है ये मुतासिब है, इसको तब्दील कर रहे हैं और इसकी जगह हम अपनी मर्ज़ी का जज लगा रहे हैं। पहला पहलू ये है। दूसरा, मेरे साथ शो में सरवर बारी साहब मौजूद थे, पतन कोलेशन ऑफ 38 को हेड करते हैं, उसकी सरबराही करते हैं और उन्होंने बड़ा डिटेल्ड ऑडिट किया है इन 3 हलकों का भी और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में भी। कल वो मेरे शो में बैठे हुए थे रात, तो उन्होंने ये बताया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का हलका N 130 बज़ाहिर ये नज़र आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बुरे तरीके से हारे। उन्होंने कहा कि 80% पाकिस्तान के 80% यानी 200 से ज़ायद हलके ऐसे हैं जहां पर फॉर्म 47 गलत है उनके इलेक्शन ऑडिट के मुताबिक, और ये कोई कम डेटा नहीं। उन्होंने 80% 87%, 90%, 95%, 97% फॉर्म 45 को ऑडिट करने के बाद ख़ुद उनको इलेक्शंस के जो दौरान पोलिंग स्टेशंस पर रिसीव करने के बाद उस तमाम की टेबुलेशन की है, उसकी जमा तफरीक किया। उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का मैंडेट चोरी हुआ है, नून लीग के फेवर में हुआ है। इसी तरीके से पूरे पाकिस्तान में ऐसी वैलिड शिकायत मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जहांगीरी साहब जो हैं वो क्या करेंगे। दूसरा जो मैंने अहम पहलू आपको आगाज़ में कहा था कि जो जिसको अब ट्रिब्यूनल डिक्लेयर किया गया है वो जस्टिस साहब कौन है, उनके बारे में आने से पहले एक तो ये कि ये अब जाहिर है कि सबको मालूम है कि अगर एक रिटायर्ड जज लगाया गया है तो उसके लिए उस ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया है जो 27 और 28 मई की दरमियानी रात, 28 मई की छुट्टी अनाउंस की गई और 2 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए थे। एक किया गया था कि पाकिस्तान में अब जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको तब्दील किया जाता है और जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं उनकी समाअत के लिए सिर्फ हाजिर सर्विस जज नहीं, जो कि कानून की रिक्वायरमेंट थी, अब रिटायर्ड जज को भी लगा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और हाजिर सर्विस जज के लिए तो उन्होंने कंसल्टेशन करनी थी मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। यहाँ पर ये कदगन भी मौजूद नहीं है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस के तहत ये नया ट्रिब्यूनल बना दिया है। अब ये ऑर्डिनेंस भी चैलेंज हुआ है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में भी, गालिबन 2 हाई कोर्ट्स में जो है वो ये चैलेंज हुआ है। वहाँ से क्या फ़ैसला आएगा ये एक अलग से बात है। और फिर दोनों के नोटिस हो गए। ईसा भाई इमादत के साथ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, 2023 से पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो जजेस होते थे वो रिटायर्ड जजेस होते थे, आपको पता है। इन्होंने तब्दील कर दिया वहाँ पे 2023 के बाद इन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की, अमेंडमेंट की और तब्दील कर दिया कि हाजिर सर्विस जजेस होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ मशावरत से वो ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाएगा। अब जिस वक्त हाई कोर्ट के जजेस ने अपना काम, वो सारे जज कौन है? वो जज वो हैं जिन्होंने खत लिखा हुआ है या जिन्होंने साइफर का फैसला दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वो जिस वक्त ये सारा मामला हुआ
ठीक है। अब जिस वक्त इनको ज़रूरत पर इनको ख़तरा महसूस हुआ कि हमसे सीटें जा सकती हैं, फार्म 47 जो है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उस वक्त इन्होंने आगे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जी कि रिटायर्ड जज सुनेगा। अब इन्होंने एक और शिक वहाँ से ले ली कि वहाँ पे इस्लामाबाद हाई या किसी भी हाई कोर्ट के साथ उसको मशावरत करने की इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर कोई भी जज अपॉइंट कर सकता है। पहले तो ये होता था जब रिटायर्ड जज ही अगर ट्रिब्यूनल का हिस्सा होते थे और रिटायर्ड जज एक ट्रिब्यूनल हेड बनाए जाते थे, और ट्रिब्यूनल का जो हेड होता था वो मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मशावरत करने के बाद जज की तैनाती करते थे। ये वाला मामला अब आप अगर देखें यहाँ तो एक तो इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा खान साहब के खिलाफ पार्टी बना हुआ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बना हुआ नज़र आ रहा है। वो इन द सेंस बल्ला लिया उसके खिलाफ कुछ भी दे एक्टेड एज अ पार्टी, एवरीबडी नोज। अब दो चीज़ें मैं क्लियर कर दूं। एक तो मैं आपके सामने प्रोफाइल रखने लगा हूं जज साहब का जिनको ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जस्टिस शकूर पराचा साहब। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि अब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पराचा साहब ने शुरू से आगाज़ नहीं करना, बिल्कुल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इसको स्टार्ट नहीं करना। जो इलेक्शन पटिशन्स का मामला है, जिस नहज तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस तमाम मामले को लाए हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि यहीं से प्रोसीडिंग्स आगे चलेंगी, अब तक की कार्रवाई वैलिड होगी। सिर्फ एक काम कर सकते हैं जस्टिस पराचा, वो ये कर सकते हैं कि पहले कोई विटनेस अगर पेश हुआ है तो उसको दोबारा बुलाया जा सकता है, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर अभी इसमें ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो पटिशन्स करने वाले मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं थ्रू देयर काउंसल्स, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने यानी कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के सामने उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठाया था। उन्हें नहीं कहा था कि हमारा जो राइट टू फेयर ट्रायल है वो मुतासर हो रहा है, या आप स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं, या आपने अपना माइंड बनाया हुआ है, या हमें आप पर एतबार नहीं है। ये एतराज़ उनके सामने रखा ही नहीं गया था। डायरेक्ट दरवाज़ा खटखटाया इलेक्शन कमीशन का और वहाँ से ठंडी हवा का झोंका मिल गया। खबर मेरे सामने मौजूद है। ना जिस वक्त नोटिस हुआ वो चैलेंज हुआ, ना जिस वक्त जैसे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि इनके इश्तिहारात टीवी चैनल और अखबारात में दिए जाए, ना वो वाला चैलेंज हुआ, ना वो वाला कोई ऑर्डर ऑफ द डे चैलेंज नहीं हुआ। जिस दिन इनको जुर्माने हुए और जो कहा गया कि हम आपके खिलाफ क्रिमिनल जो है कार्रवाई करेंगे अगर आप अदालत के सामने पेश नहीं हुए, अदालत के हुक्म को ना माना। तो अब ये डॉन अखबार है मेरे सामने मौजूद और 14 अगस्त 2009 को अखबार में छपी हुई ख़बर है, और ख़बर है 13 अगस्त 2009 की। इसकी हेडलाइन है जस्टिस शकूर पराचा रिज़ाइंस, कि जस्टिस शकूर पराचा ने इस्तीफ़ा दे दिया है। क्यों दिया है वो बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है इसमें। लाहौर अगस्त 13, जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट रिज़ाइंड ऑन थर्सडे, के जुमेरात के रोज़ जस्टिस शकूर पराचा ने जो है वो रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। द जज अपेरेंटली के लगता यही है कि जज ने डिसाइडेड टू रिज़ाइन। क्यों किया उन्होंने रिज़ाइन? टू अवॉइड फेसिंग रेफरेंसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फॉर हैविंग टेकन ओथ अंडर द November 3 PCO एंड फॉर एलिजेड करप्शन, कि एक जज जिसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे और उसने PCO के तहत जो मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने, उसके बाद जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया था PCO, उसके तहत हलफ उठाया था और करप्शन के इल्ज़ामात थे। इनसे बचने और इन पर अपने ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया था। दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैड इशूड हिम नोटिस इन द करप्शन रेफरेंस इन इट्स August 8 मीटिंग, कि 8 अगस्त को 2009 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो समाअत की थी उसमें इनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आपके ऊपर ये करप्शन के इल्ज़ामात हैं, आएँ और अपने इल्ज़ामात, अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात पर अपना दिफा करें। जस्टिस पराचा इज़ द सेकंड लाहौर हाई कोर्ट जज, उस वक्त दूसरे जज थे जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया था। जस्टिस नसीम सिकंदर, उन्होंने 7 अगस्त को रिज़ाइन किया था। इनके ख़िलाफ़ करप्शन पे कार्रवाई हो रही थी, इन्होंने रिज़ाइन किया था। और ऐसे रिटायर्ड जज को जिसकी शोहरत का अंदाज़ा आप लगा लें कि छुपी हुई नहीं छपी हुई बात है कि उसने करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली कार्रवाई से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए सदर पाकिस्तान को अपना इस्तीफ़ा 2009 में भिजवा दिया था, जिसको कबूल कर लिया था। और उनको अब बना दिया गया है कि इस्लामाबाद के अवाम, जहाँ पर बैठकर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ के अवाम ने जिसको हक़ हुक्मरानी देने के लिए अपना वोट कास्ट किया, उसका फ़ैसला ये साहब करेंगे जो लाहौर हाई कोर्ट से करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर रिज़ाइन कर गए थे। ईसा भाई आप देखें
एक जमहूरी अमल है, वोट देना, अपना नुमाइंदा मुंतखब करना। पीसीओ के तहत वो लोगों ने हलफ उठाया था जो उस वक्त जमहूरियत के ख़िलाफ़ थे, आमिर लोगों के साथ जो खड़े थे, जो आमिर के साथ खड़े थे। इसका मतलब ये हुआ कि आमिर के साथ खड़े होने वाला शख्स जमहूरियत का पासबान नहीं हो सकता। तो वो पासबानी करेंगे, वो फैसला करेंगे कि हक़ हुक्मरानी किसका बनता है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील ख़ान, खुर्रम नवाज़ राजा, या फिर उनके मुकाबले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट्स थे, मेरे अपने प्रोग्राम में बैठकर हल्फ उठा चुके हैं, हल्फ उठाने का कह चुके हैं। डर है ईसा भाई के फॉर्म 47 प्लस ना हो जाए। पीटीआई के कैंडिडेट्स भी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो 2 हलकों से लड़ रहे थे इलेक्शन के, हम भी हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं कि फॉर्म 45 जो हमारे सामने मौजूद हैं उस पर इमरान खान का कैंडिडेट उम्मीदवार बताया हुआ, चाहे वो किसी भी निशान पे था, वो फाख्ता के निशान पे था, किसी और निशान पे था, उसको ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए थे। तो ये सूरत हाल अभी इंतज़ार करते हैं कि आज तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत जिसको मुतासिब करार दिया है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से रिएक्ट करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई पर। क्या उसको चैलेंज कर दिया जाएगा इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर स्टैंड लेगी या क्या होगा एग्जैक्टली, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तक के लिए लेकिन एक और चीज़ है ईसा भाई, जो मर्जी कर लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नहीं बचेंगे। वो 6 जजेस हों या फिर साइफर का फैसला सुनाने वाले जजेस हों, वो इन तीनों उम्मीदवारों के घाटे फिट होंगे। देखते हैं जनाब कैसे सूरत हाल अनफोल्ड होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।